Welcome students once again on my YouTube channel. Today I am going to start the second chapter of 12th chemistry, जिसको क्या कहते हैं विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन के बारे में क्लास 10th में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 9 से ही विलियन के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो विलियन की सबसे पहले हम देखते हैं कि विलियन की डिफिनीशन क्या है। तो विलियन को डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो विलियन की डिफिनीशन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। अब यहाँ पे समांगी का मतलब ऐसा है कि विलियन के प्रत्येक भाग का गुणधर्म जो होगा वह समान होगा। अगर विलियन के प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान है तो वह विलियन क्या कहलाएगा, समांगी विलियन कहलाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा विलियन जिसमें हम अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, जिनसे विलियन बना हुआ है उनके अवयवी कणों को अगर हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं तो वह विलियन क्या होगा, आपका समांगी विलियन होगा। ठीक है, समांगी मिश्रण होगा। अब आते हैं कि विलियन में घटक कौन कौन से होते हैं। तो विलियन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक होता है विलायक, क्या होता है विलायक यानी सॉल्वेंट, और दूसरा होता है विलेय यानी सोल्यूट। विलायक क्या है आपका, सॉल्वेंट हो गया, और विलेय क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो विलायक किसे कहेंगे और विलेय किसे कहेंगे। तो विलायक विलियन में जिस घटक की अधिक मात्रा होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा, आपका विलेय होगा। ठीक है, तो विलियन में दो घटक मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है विलायक, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वह विलायक, और दूसरा विलेय जिसकी मात्रा कम होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, ठीक है, चीनी और पानी। तो मान लीजिए अगर 100 ग्राम चीनी हम लेते हैं, 100 ग्राम शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, और इसमें 10 ग्राम हम क्या ले लेते हैं, आपका शुगर ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विलियन प्राप्त होगा, एक समांगी मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें मात्रा किसकी अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है, तो पानी क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। और शुगर की मात्रा क्या है, ये कम है, तो शुगर आपका क्या हो जाएगा, ये विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो विलायक और विलेय। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विलियन के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले विलियन का जो विभाजन किया गया है वह विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया है। हमको पता है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो विलायक की भी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और विलेय की भी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इस प्रत्येक अवस्था का प्रत्येक में विलियन बन सकता है। तो इस प्रकार से भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था और विलेय की भौतिक अवस्था। ठीक है, तो विलायक मान लीजिए आपका क्या है, ठोस है, और विलेय भी हम ठोस ले लेते हैं। अब दोनों की अवस्थाएं क्या है, ठोस है। तो अब इसमें कौन सा विलियन बनेगा,
वो देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको पता होगा मिश्र धातुएं। ठीक है, जब दो धातुओं को अलग अलग पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मिश्र धातुएं आएंगी इस प्रकार के विलयन के अंतर्गत, जिसमें आपका पीतल हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, ये सभी किस में आएंगे, मिश्र धातुओं के अंतर्गत। अब विलायक की अवस्था मान लीजिए सेम है, ठोस ही है, लेकिन विलेय की अवस्था हमने बदल दिया। विलेय की अवस्था हमने क्या कर दिया, द्रव कर दिया। अब विलायक ठोस है और विलेय क्या है, द्रव है। ठीक है, तो विलायक जिसकी मात्रा अधिक होगी और विलेय जिसकी मात्रा कम होगी। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा वो आप देख लीजिए। आप अमलगम जानते होंगे। अमलगम क्या होता है, किसी भी धातु का पारा में बनाया गया विलयन। अब पारा क्या है, पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि धातु को पिघलाते हैं। धातु क्या होगी, आपकी ठोस अवस्था में होगी, और उसी पिघली हुई धातु में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पारा मिला देते हैं। तो जब पारा द्रव अवस्था है, दोनों को जब मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमलगम प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं NaSG के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या है, आपका विलायक है, ठोस, और पारा क्या है, यह आपका विलेय है, वह क्या है, द्रव है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, मान लीजिए विलायक की अवस्था हम सेम रखते हैं, ठोस रखते हैं, लेकिन विलेय की अवस्था हम बदल करके क्या कर दिए, गैस कर दिए, यानी ठोस में गैस का विलयन। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ठोस में गैस का विलयन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए कि आपको झावा पत्थर पता होगा। झावा पत्थर में क्या होता है, वो ठोस होता है और उसमें भीतर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होती है, एयर भरी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कणों के बीच में स्पेस होता है उसमें एयर भरी होती है। तो ये ऐसा क्या हो गया, ये आपका झावा पत्थर हो गया। ठीक है, तो ये आपके तीन प्रकार के विलयन हो गए, ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। ठीक है, अब इसके बाद भौतिक अवस्था चेंज करते हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था हमने चेंज कर दिया, द्रव कर दिया, और विलेय की भौतिक अवस्था को भी चेंज करके हमने ठोस कर दिया। ठीक है, यानी द्रव में ठोस का विलयन। तो द्रव में ठोस का विलयन जैसे नमक और पानी का विलयन हो गया ये। ठीक है, शक्कर और पानी का विलयन, ये किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव में ठोस के विलयन के अंतर्गत आएंगे। अब भौतिक अवस्था हमने विलायक की द्रव ही रखी, लेकिन विलेय की भौतिक अवस्था हमने चेंज कर दिया, ये कर दिया द्रव। अभी विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। तो जैसे पानी और एल्कोहल हम ले लें, पानी और एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल भी द्रव अवस्था में होता है और पानी भी द्रव अवस्था में होता है, दोनों को मिला देते हैं तो हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, और वह समांगी मिश्रण क्या हो जाता है, द्रव में द्रव का विलयन हो जाता है। इसके बाद विलायक की अवस्था हम द्रव ही रखते हैं, लेकिन विलेय की अवस्था हम चेंज करके गैस कर देते हैं, यानी द्रव में गैस का विलयन। तो सोडा वाटर पता होगा, जिसमें CO2 गैस घुली होती है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, आपका द्रव में गैस के विलयन के अंतर्गत आएंगे। तो ये 6 प्रकार हो गए। आगे हम
अगले 3 और जो प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केवल भौतिक अवस्था को चेंज करेंगे। ठीक है, और भौतिक अवस्था को चेंज करेंगे विलायक और विलेय की। तो हमने ठोस देख लिया, द्रव देख लिया, अब हम देखते हैं विलायक क्या है, आपका गैस है, और विलेय क्या है, ठोस है। ठीक है, यानी गैस में ठोस का विलयन। तो अब ये क्या है, धुआं आपको पता होगा। ठीक है, तो धुआं में क्या होता है, कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या होते हैं, गैस में घुले होते हैं वायुमंडल की गैस में। इसके बाद धूल आपको पता होगा। ठीक है, ये सभी गैस में ठोस के विलयन के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला प्रकार, गैस और विलेय क्या है, आपका द्रव है, तो बादल। ठीक है, बादल में क्या होता है, जलवाष्प होती है जो वायु में घुली होती है। और उसके बाद गैस विलायक भी है और विलेय भी गैस है, यानी गैस का गैस में विलयन। तो ये आपको पता ही है कि हमारी जो वायु है वह एक समांगी मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें आपस में मिली होती हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। सभी गैसें क्या होती हैं, वायु में मिली होती हैं। तो ये गैस का गैस में विलयन हो गया। तो भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन हमने देखा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो संतृप्तता के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें पहला होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये संतृप्त और असंतृप्त क्या है। ठीक है, तो अगर किसी निश्चित तापमान पर विलायक में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को हम नहीं घोल पाते हैं तो वह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और अगर किसी निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा को विलायक में घोला जा सकता है तो वह क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो संतृप्त विलयन में निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा को विलायक में नहीं घोल सकते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि विलयन संतृप्त है या असंतृप्त है, तो उसमें आपको विलेय के कुछ कण बर्तन की तली में बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे अगर विलयन संतृप्त होगा। जैसे पानी में आप चीनी को घोलते चले जाइए कमरे के तापमान पर, तो पानी में चीनी घुलती चली जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का घुलना पानी में बंद हो जाएगा और चीनी के कुछ कण जो होंगे वो बर्तन की तली में बैठे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वही विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा। और जब तक चीनी पानी में घुलती चली जा रही है तब तक वह विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन है। ठीक है, कोई भी संतृप्त विलयन है अगर तापमान आप बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त हो जाता है और असंतृप्त विलयन जो होता है वो तापमान घटाने पर संतृप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि संतृप्त विलयन तापमान बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाता है और असंतृप्त विलयन तापमान घटाने पर संतृप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये विलयन के प्रकार हो गए भौतिक अवस्था और संतृप्तता के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं विलेयता। तो विलेयता देखते हैं कि विलेयता क्या होती है। ठीक है, तो इस निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है वह क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो विलेयता को कैसे परिभाषित करेंगे कि निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर
विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो ये विलेयता की डिफिनीशन है। हम कोई भी 100 ग्राम विलायक ले लें, ठीक है, और उसमें हम विलेय पदार्थ की मात्रा को घोलते चले जाएं। जितनी अधिकतम मात्रा एक निश्चित तापमान पर उस 100 ग्राम विलायक में घुलेगी, वही अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी, वो विलेयता कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर लें कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम 10 ग्राम चीनी अधिकतम मात्रा में 100 ग्राम जल में घुल जाती है, तो विलेयता क्या होगी, विलेयता हो जाएगी 10 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर घुल जाती है, वही क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा को घुलने में मदद करते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले देखते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वह होता है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। दूसरा होता है तापमान, ठीक है। तीसरा होता है समआयन प्रभाव, ठीक है। तो ये तीन मुख्य फैक्टर हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। अब विलेय और विलायक की प्रकृति आप जान लें। विलेय और विलायक रासायनिक संयोजन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्रुवीय और दूसरा होता है ध्रुवीय। अध्रुवीय और ध्रुवीय, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं H2O। तो H2O में ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव कर जाते हैं किस तरफ, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। और जब इनका आंशिक रूप से आकर्षण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ हो जाता है, सॉरी एटम की तरफ हो जाता है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। आंशिक रूप से क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उन पर पार्शियल यानी आंशिक रूप से क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो यौगिक क्या होंगे, ध्रुवीय होंगे, ठीक है।
जबकि जो बाकी अन्य यौगिक होंगे जिनमें इस तरीके से बांड के एक सिरे पर निगेटिव और पॉजिटिव, दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, वो सभी यौगिक किस में आएंगे? अध्रुवीय यौगिक में आएंगे। जैसे CCl4 है, ठीक है। अब CCl4 में क्या होता है? कार्बन से 4 क्लोरीन एटम जो होते हैं वो सिंगल बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी परमाणु की तरफ मूव नहीं करते हैं, ठीक है, और वो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में ही स्थित रहते हैं। तो बंध के किसी भी सिरे पर धन या ऋण आवेश नहीं आ पाता है, और ऐसा यौगिक क्या होता है? आपका अध्रुवीय यौगिक हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर विलायक अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय विलेय ही घुलेगा, और अगर विलायक ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही घुलेगा, ठीक है। यानी अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय पदार्थ और ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय पदार्थ ही घुलेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप अगर घोलें तो मेथेन घोल सकते हैं, क्योंकि वह भी अध्रुवीय होता है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका H2O, इसमें आप नमक घोल सकते हैं, ध्रुवीय यौगिक होता है, वैद्युत संयोजक यौगिक होता है, ठीक है। और आपका वाटर जो होता है ये सार्वत्रिक विलायक होता है, इसमें अधिकांश पदार्थ जो होते हैं घुल जाते हैं। कुछ अध्रुवीय पदार्थ भी इसमें घुलते हैं, लेकिन उनके घुलने का कारण कुछ अन्य होता है, ठीक है। इसके बाद आता है तापमान। तो अगर तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ जाती है, तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, और तापमान घटाने पर विलेयता घट जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेयता, ठीक है। यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो विलेयता भी घट जाएगी। इसके बाद आता है समायन प्रभाव। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी आयनिक यौगिक को घोला जाता है किसी विलायक में तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर NaCl लेते हैं और इसको हम जल में घोलते हैं तो यह टूट जाता है Na+ और Cl- आयनों में, ठीक है। किस में टूट जाता है? Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है, ठीक है। अब अगर Na+ आयन पहले से ही विलयन में उपस्थित हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर दूसरा कोई हम ऐसा यौगिक घोलते हैं जिसमें Na+ या Cl- आयन उपस्थित हैं तो उसकी विलेयता घट जाएगी। जैसे हमने जल में क्या है NaCl को घोला है, और अब इसी में हम क्या करते हैं कि सोडियम एसीटेट को ले लेते हैं, ठीक है, और सोडियम एसीटेट को भी इसी विलयन में घोलेंगे तो CH3COO- प्लस Na+ आयन बनेंगे, ठीक है। अब ये Na+ आयन पहले से ही विलयन में उपस्थित है, इसको हमने बाद में घोला है तो ये आयन बाद में बनेंगे। तो अभी क्या होगा कि इसके वियोजन की मात्रा घट जाएगी और ये कम मात्रा में घुलेगा, ठीक है। ये क्लास 11th में ऑलरेडी समायन प्रभाव डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं उसकी कुछ विधियां हैं, जिसके अंतर्गत वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता, मोलरता, फार्मलता, ये सभी कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।